अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चीन के वज़ीर ख़ारजा जनूबी एशिया का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। भारत में जब गए तो एक चीन की तरफ से बयान आया कि भारत चीन को दुश्मन नहीं समझे, शराकतदार समझे। पाकिस्तान के अंदर ये विस्पर ज़रूर आया कि चीन भारत पर जोर देगा मजीद ब्रिगेड या BLA वगैरह की फंडिंग बंद करे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकने में किरदार अदा करे। लेकिन आज ही भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने वादे कर दिया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी की सालसी कबूल नहीं, बल्कि डॉक्टर जयशंकर ने तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी तनकीद कर दी। पाकिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद बारिशें हैं। बोनेर में या दीगर इलाकों में तो लाशें नहीं मिल रहीं, कफन कम पड़ गए। कराची में भी बड़ा मसला बना। पहले दिन जब बारिश थी तो कराची चौक हो गया। मुखालिफिन सिंध हुकूमत पर या मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद करते रहे, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब तो हमें सड़कों पे नज़र आए। और आज हमारे रूबरू भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब होंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और नादरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जनाब खलील हाशमी साहब हमारे रूबरू होंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत शुक्रिया मेयर साहब, आपने वक्त दिया। ये पानी तो आप लोगों ने शाहराहों से निकाल लिया था, लेकिन फिर भी बड़ी बातें आज तक बातें हो रही हैं आपके बारे में, आपकी गवर्नमेंट के बारे में, आपकी इस मेयरशिप के बारे में। ऐसा क्यों है? शौकत साहब देखें, जब आप इस मनसब पर फाइज होते हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास होती है तो बातें तो इस हवाले से की जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि कुछ लोग हैं जिनको बात करने पर मलका हासिल होती है, कुछ लोग हैं जो काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फोकस काम करना है। हम फील्ड में मौजूद हैं, काम करते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 235 मिलीमीटर बारिश हुई कराची शहर में 12 घंटे के अरसे में। और आइंदा चंद घंटों में जो बारिश रुकने के चंद घंटों के अंदर अंदर जो है हम अपनी मेजर शाहराहों को क्लियर करने में कामयाब हुए। शहर जो है वो मामूल के मुताबिक चला, जो मैं समझता हूँ शहर की इंतजामिया को मैं तो शाबाश देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम किया। और पिछले 4 रोज में आपने देखा कि चंद लोग हैं जो तनकीद करते रहे, बहस बराए बहस करते रहे और हमारा अमला जो है वो फील्ड में मौजूद रहा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मैं इस बात का एतराफ़ करूंगा कि पहले 4 घंटे जब लोग सड़कों पर फंसे थे, जब बारिश चल रही थी, वो एक बड़ा तकलीफ दे मरहला था लोगों के लिए, जिसके लिए मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कोई हुकूमत, कोई मेयर, कोई इंतजामिया ये जानबूझ के इस चीज को नहीं करता। इट इज जस्ट दैट कि वो मूसलाधार बारिश हुई और सब के सब शहर में अपने दफातर से, अपने काम से एक साथ बाहर निकले घर पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से ये दिक्कत लोगों को पेश आई। आपने ज़बरदस्त बात की कि कोई मेयर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहेगा लोग तकालीफ में हों, लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का शिकार है तो कहा जाता है कि पहले से रेडीनेस नहीं होती। जब एक आफत आ जाए तो उस वक्त हम संभलते हैं कि रोड भी ठीक करना है, नाले भी ठीक करना है, नालियाँ भी ठीक करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से अपडेट होना चाहिए, क्योंकि मानसून का पता था इस बार 25% ज़्यादा होना है। अगर नालों की सफाई नहीं की गई होती, अगर हम तैयार नहीं होते तो 3-4 घंटे में पानी फिर कैसे निकला? आप मुझे बताएं, क्या रात के अंधेरों में मैं नालों को साफ कर सकता था 3 घंटे के अंदर? नहीं। हमने 15 जून हर साल हम अपने नालों की सफाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और हमने अपनी नालों का सफाई का प्रोसेस स्टार्ट किया था। शौकत साहब, 30,24,000 क्यूबिक फीट हम नालों की डिसिल्टिंग करने में कामयाब हो पाए और वो जो कचरा निकाला, डिसिल्टिंग की, उसको हमने अपनी लैंडफिल साइट्स पर पहुंचाया। उसकी तफसीलात मैं लोगों के साथ हमेशा शेयर कर सकता हूं। जो समझने की चीज है वो ये कि अगर आपके नाले की कैपेसिटी 1 लीटर पानी उठाना है और उसके अंदर 5 लीटर पानी आप डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? 4 लीटर अच्छा, पानी ये मेरा ये क्वेश्चन भी है। मैं आपको डेली सुनता रहा हूँ, बड़ा कीनली सुनता रहा हूँ, क्योंकि अर्बन
सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और आवाज़ भी उतनी ही वहाँ से आती है। आप बार बार कहते रहे कि 40 मिलीमीटर बारिश हो, उससे ज़्यादा कराची के नालों की कैपेसिटी नहीं है। जब हमें पता है कि 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, पहले भी हुई 2-3 साल पहले भी, तो फिर ये नालों को बड़ा करना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, ये मुमकिन है या ये पॉसिबल नहीं है? और अगर पॉसिबल है तो फिर कौन बढ़ाएगा उनकी कैपेसिटी? अच्छा शौकत साहब, देखें, अगेन मैं लोगों को ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। हर चीज पॉसिबल है। नालों को एक्सपैंड भी किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर 3 दिक्कत है हमें, जो मैं अभी लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, पहली दिक्कत है स्पेस, फिजिकल स्पेस, कि क्या नाले जहां से गुजर रहे हैं वहां पर आपके पास इजाफी जमीन अवेलेबल है कि आप अपने नालों की कैपेसिटी को बढ़ा सके। दूसरा एस्पेक्ट जो शौकत साहब है वो है कॉस्ट का। उन तीनों नालों को बनाने में 25 अरब रुपए लगे। 25 अरब। फिर जो 6,800 लोगों को आपने वहां से बेदखल दिया, उनको सिंध हुकूमत ने जमीन प्रोवाइड की, और 14 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने अपने घर को तामीर कर सकें। ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये 50 अरब रुपए का सिर्फ 3 नालों का आपको पड़ा है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि मौजूदा फाइनेंशियल हालात में क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे बताएं। कराची शहर में लगभग 600 नाले हैं। अगर आप उन 600 नालों में बड़े नालों को सिर्फ ठीक करने की कोशिश करते हैं या उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो शौकत साहब, वो 46 नाले हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितना बड़ा कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो इंसानी अलमिया होगा कि जब आप लोगों को रिलोकेट करेंगे, बिजनेसेस को रिलोकेट करेंगे, क्या हमारी मईशत या हमारा मुआशरा इस वक्त मौजूदा हालात में उसको बेयर कर सकता है? अच्छा, इंसानी अलमिया की आप बात कर रहे हैं, हमने ये भी सुना, ज़ाहिर है हम तो यहाँ इस्लामाबाद में हैं, कराची के लोग बोल रहे थे, मसलन एक तो साबित हुआ कि ज़्यादा बारिश आए तो ज़्यादा पानी आता है, ये तो साबित हुआ, लेकिन शहरियों के लिए पीने का पानी तक नहीं था। वो कह रहे थे कि हम हाथ नहीं धो सकते, कुछ डेड बॉडी थी, वो कहते थे हम गुस्ल नहीं दे सकते। ये डबल जेपर्डी हो गई लोगों के साथ कराची में। शौकत साहब, मैंने इस तरह की तफसील मेरे पास नहीं है, आई एम श्योर आपके पास आई होगी। लेकिन हाँ, बारिश के दिनों में होता यह है कि आपकी जो पानी की पंपिंग है ना, जी जी। वो रुक जाती है, बिकॉज बिजली को मुनक़ता कर दिया जाता है। कि जहाँ भी इलाके हैं वहां पर करंट किसी को ना लगे, कोई खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो। तो टू बी ऑन द सेफ साइड, ये इलेक्ट्रिक है, वो जहां जहां पानी सबमर्ज होता है उन सब स्टेशन को या उस इलाके को बिजली को मुनक़ता करती है ताकि पानी को पहले निकाल लिया जाए। अब इस सूरत हाल बिल्कुल आती है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई लोकलाइज सतह पर हम हल निकालने में कामयाब हो पाते हैं। मेरे पास इस तरह की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ लोगों से जिनको ये इनकन्वीनियंस उस मुश्किल वक्त में हुई हो। वैसे आप एज हेड ऑफ द सिटी, मेयर ऑफ द सिटी, आप अपनी सेटिस्फेक्शन को फ्रॉम 1 to 10 पॉइंट्स कहाँ रेट करेंगे? जो मैसिव एफर्ट ने आपने की है, मैं पहले दिन आपको देख रहा था, आप सड़कों पे थे, इवन वो लॉन्ग शूज़ पहन के पानी में थे, लोगों के साथ थे। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एट द मोमेंट इन कराची, और जो फिर बारिश आती है, मैं फिर कहूँगा क्लाइमेट चेंज का शिकार है पाकिस्तान, पता नहीं और कितनी बारिश आएगी, अभी मानसून ख़त्म नहीं हुआ। तो आप खुद कितने सेटिस्फाइड हैं इस एफर्ट से? शौकत साहब, मैं पुराना कराची वाला हूँ। मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। मैंने वो दिन देखे हैं, वो जमाना देखा है जब बारिश के दिनों में कराची शहर कई दिनों के लिए बंद हो जाता था। मैंने 2020 की 2022 की जो बारिशें थी, मैं खुद ग्राउंड पर मौजूद था, मैंने वो सिचुएशन भी देखी है। मेरा ये मानना है कि जो तनकीद करने वाले हैं, जिनको नेगेटिव बात करनी है, उनको हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी बात करने की। लेकिन जाती तौर पर ये समझता हूँ कि बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इंतजाम हुकूमत का काम होता है कि वो ग्राउंड पर मौजूद हो, मोबिलाइज्ड हो, और जो भी सिचुएशन हो वो टैकल करने में कामयाब हो पाए, यानी कि उनका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बारिश से पहले
जो नालों की सफाई का अमल था वो अच्छे तरीके से किया गया, जब भी पानी की निकासी को हमने यकीनी बनाया। तो उसमें मैं इत्मीनान का इजहार करता हूँ। हम इसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी बढ़ने की जरूरत है, नए नाले बनने की जरूरत है, वो एक डिस्कशन है जो हम कर सकते हैं। जी जी। लेकिन जो एफर्ट हमारी नालों को साफ करने की, वो इत्मीनान बख्श है। जो बारिश का दिन है, मंगल का रोज, जब ये सारा चैलेंज हम सबको फेस करना पड़ा, उसमें मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जो बारिश का टाइम था, जो कोई 4.25 4.5 घंटे मूसलाधार कंटिन्यूअस बारिश हुई, मैं समझता हूं कि उस बारिश में शायद हमारा रिस्पांस थोड़ा सा लेट था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब शहरी बाहर निकले तो शहर आपका चौक हो गया। चौक हो गया। और उस टाइम पर हमारी इंतजामिया को भी ये स्पेस नहीं मिली कि कैसे उन जगहों पर पहुंच के जगह को क्लियर कर सके। इसके लिए मैं समझता हूँ ये रिस्पांस हमारा मजीद बेहतर हो सकता था। लेकिन जैसी बारिश रुकी और हम एक्सेस हासिल करते गए, जगहों पर जाते गए, मैं समझता हूँ रिस्पांस अच्छा था। तमाम टीम ने, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो और बल्दियाती नुमाइंदे हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, ट्रैफिक पुलिस हो, हमारे सिटी वार्डन्स हो, जिला इंतजामिया हो, हमारी डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर साहब, सब के सब आपको फील्ड में नजर आए काम करते सो फ्रॉम 1 to 10 हुए। आप कहाँ खड़े हैं? अवाम के दरमियान खड़ा हूं। इसका फैसला मेरे ख्याल में अवाम बेहतर कर पाएगी। मैं क्यों अपना ट्रम्पेट बजाऊं? मैं ये समझता हूं हमने भरपूर कोशिश की, जी जी। ईमानदारी के साथ हाँ। कोशिश की, और लोग फैसला करेंगे कि आया उनको सिचुएशन अच्छी लगी या सिचुएशन के ऊपर उनके एतराजात हैं। बैरिस्टर साहब इधर रुकिएगा, मैं नादरीन ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्होंने एक इंटरव्यू दिया हुआ है एक और चैनल पर, और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि लाहौर और कराची का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बड़ा एतराज़ उठा रहे हैं, रादर ताना दे रहे हैं। मैं ये ज़रूर इनसे मामला डिस्कस करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची। मेयर साहब, कराची सबसे बड़ा शहर है, लाहौर भी बड़ा शहर है, तो आप कराची और लाहौर के कंपैरिजन में कुछ और बात करते हैं, ये क्या मामला है? शौकत साहब, मेरी इस बात को काटिएगा नहीं, सेंसर नहीं कीजिएगा। जी जी। मेरा ये गिला है, दो मेरे हैं। एक मेरा जो रिपोर्टिंग होती है उसमें मैं जाती तौर पर समझता हूं कि मुल्क के किसी और हिस्से में बारिश होती है और वहां पर भी पानी आता है, तो वो कहते हैं कि मौसम खुशगवार हो गया। कराची शहर में जब बारिश होती है और इस तरह की एक आफत आती है तो हम लोग तनकीद की तरफ चले जाते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में 450 अमवातें हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। अब ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों के असरात हैं, वो आपको खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, आपको हर जगह देखने में नजर आई। लेकिन जो मेहरबानी मेरे ख्याल में मीडिया पर कराची शहर के हवाले से होती है, इस पे मेरा थोड़ा सा मैं तनकीद से घबराता नहीं हूँ, लेकिन ये गिला मेरा राइट है कि मैं कन्वे करूं कि शायद थोड़ी सी हम इसके अंदर अनफेयर या अनरीजनेबल हो जाते हैं। जो दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो कराची की सियासी क़यादत के साथ है। देखें, जब लाहौर में, पेशावर में इस तरह का कोई अलमिया होता है, मैं वहां पे अपने पीपल्स पार्टी वालों को नहीं देखता कि वहां की हुकूमत को बेजा क्रिटिसाइज कर रहे हों। हमारे यहाँ, हम खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, जाने गए, या पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, आपने देखा कि हमारी सियासी जमात ने, हमारे लीडरान ने स्टेटमेंट दिया कि हम तकलीफ की सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं। हमने हमारी जानिब से वहां पर जो रिलीफ की चीजें थी वो भिजवाई। कराची शहर में बारिश होती है तो चाहे एमक्यूएम हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे हमारे पीटीआई के दोस्तों, जो भी हमारा मुखालिफ है, वो ऐसे बात करना शुरू करता है जैसे अनफेयर है, अनरीजनेबल है। मैं समझता हूँ मुश्किल वक्त में, तकलीफ की घड़ी में क़यादत का काम होता है लोगों को उम्मीद दिलाए, लोगों के मसाइल हल करके दे, ना कि तनकीद वगैरह करे। मैं भी तनकीद कर आपका सकता गिला हूँ आपका गिला आपका गिला मेयर साहब बजा है, लेकिन जब
मीडिया क्या करे जब गवर्नर भी, वक्त के गवर्नर भी बोल रहे हों, वो अपने दरवाजे भी आवाम के लिए खोल रहे हों, और जब कराची से नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली सीटें वाली जमात एमकेएम भी बोल रही हो, तो मीडिया छुपा तो नहीं सकता ना सारे इन चीज़ों को। मीडिया तो उनकी स्टेटमेंट्स चलाएगा। शौकत साहब चलाएं, शौ बिस्मिल्लाह, मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि वो स्टेटमेंट्स चलाए, लेकिन उनसे सवाल भी पूछे कि बताइए जी आप खुद क्या कर रहे हैं, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। जमात इस्लामी से पूछें कि भाई 9 टाउन आपके हैं शहर के अंदर, आप क्या कर रहे हैं। 3 टाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे भी पूछें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। ये शहर तो हम सबका है ना, सबका है। लेकिन इस तरह बात नहीं की जाती। ये मेरा बुनियादी नुक्ता है, क्योंकि तनकीद करना सबसे आसान काम है। मैं आज तनकीद करना शुरू कर दूं कि जी फलां शहर में ये तबाही हो गई या फलां शहर में ये खराबी हो गई। जो वहां पे बैठा हुआ चीजों को फेस कर रहा है, ग्राउंड पर काम कर रहा है, उसको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर कोई अच्छा बैरिस्टर साहब, MKM एक दो चीज़ें और भी हैं। आप सेनेटर भी रहे हैं, आप पार्टी के क़यादत के तर्जमान भी। ये एनएफसी अवार्ड के हवाले से कल तो नया एनएफसी यानी कमीशन भी बन गया, नेशनल फाइनेंस कमीशन। यहाँ विस्पर ये है कि जो सूबों को 57.5% डिविजिबल पूल से हिस्सा मिलता है उसको कम किया जाएगा और मरकज़ के पास बढ़ाया जाएगा। शायद जो पुराना होता था कि सूबों के पास कम था, मरकज़ के पास ज़्यादा होता था। पीपल्स पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए शौकत साहब, मैं जिस ओहदे पर फाइज हूँ, मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना बहुत जरूरी है। जब तक कोई चीज टेबल पर ना हो, जब तक कोई इस तरह का मामला जेरे गौर ना हो, तो मैं समझता हूँ मुझे अपनी राय देना उसके ऊपर मुनासिब नहीं होगा। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, आइन का तालिब इल्म हूँ। आइन का आर्टिकल 161 जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से बात करता है, और एनएफसी को कॉन्स्टिट्यूट करना खुशाइन चीज है, बिकॉज 2015 से एनएफसी नई इशू है। लास्ट एनएफसी आपका 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इशू हुआ था। 18वीं आईनी तरमीम से पहले एनएफसी इशू किया गया था, जो कि 30 जून 2015 को खत्म हो गया। तो उसके बाद 10 साल जिसके अंदर नून लीग की हुकूमत भी रही है, पीटीआई की भी हुकूमत रही है, नए एनएफसी के ऊपर काम नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ काम होने की जरूरत है, और आईन और कानून की रोशनी में उसके ऊपर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आपने दुरुस्त फरमाया। आप आइन को देखते हैं, कानून को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एमकेएम ने आर्टिकल 140A का केस जीता कि सूबे के पास जब आएंगे वफाक से पैसे तो सूबा निचली सतह तक उनको एज़ पर जो फार्मूला है उस तक जाएगा। आप ख़ुद भी मेयर हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी आपके आइनी पर्सपेक्टिव में अब अगर एनएफसी अवार्ड में कोई ऐसा मैकेनिज़्म आता है तो कबूल करेगी? देखिए, जो एनएफसी है वो वफाक के लेवल पर है, और सूबे के लेवल पर पीएफसी होता है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। ये जो आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के केस का जिक्र किया, वो एनएफसी या पीएफसी से रिलेटेड नहीं था, वो कुछ इख्तियारात के हवाले से था। पीएफसी सूबे के लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, और नाउ दैट एनएफसी के ऊपर भी काम होने जा रहा है, तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि पीएफसी के ऊपर भी काम होगा, और जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको मजीद मजबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर, चूंकि आपने एमक्यूएम का जिक्र किया, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा आपको कि एमक्यूएम एक तरफ कहती है कि बल्दियाती हुकूमतों को मजबूत होना चाहिए, लेकिन कराची शहर में वो ये कहते हैं कि चूंकि हम बल्दियात में नहीं है, तो इस्लामाबाद से बैठ के वफाकी हुकूमत खुद डेवलपमेंट के काम करके दे। तो मैं समझता हूँ ये खुला तजाद है कि एमक्यूएम एक तरफ कुछ कहती है, दूसरी तरफ कुछ और कहती है। अगर उसूल की बात करें तो मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि लोकल काउंसिल को मजबूत होना चाहिए, और लोकल काउंसिल के तहत जो कराची शहर में डेवलपमेंट का काम होना है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं करना चाहिए। वो जो इलेक्टेड लोकल काउंसिल है कराची शहर की, उसको करना चाहिए। उसको जिस तरह सुपरवाइज करना चाहे, कोई एमएनए साहब उसको सुपरवाइज करना चाहते हैं, कोई वफाकी वजीर साहब आके ब्रीफिंग लेना चाहते हैं कि जी बताइए पैसे कहाँ खर्च हुए हैं, वो तमाम
तमाम चीजें की जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इस्लामाबाद से बैठ के औरंगी टाउन में डेवलपमेंट का काम करना, उसको सुपरवाइज करना मुनासिब नहीं होगा। इस्लामाबाद में बैठ के कोरंगी में या गुलशन इकबाल में क्या काम होना है, या मलीर में, किमाड़ी में, बल्दिया में क्या काम होना है, उसको सुपरवाइज करना आसान नहीं है, वो नहीं हो सकता। तो बेहतर यही चीज है कि एमक्यूएम उस उसूल के ऊपर खड़ी रहे जिसके बारे में वो हमेशा बात करते हैं कि आप बल्दियाती हुकूमत को, लोकल हुकूमत को मुस्तहकम करें। बहुत शुक्रिया मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। नाजरीन, बारिशों के तनाजुर में और सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे चीन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर जनाब खलील हाशमी साहब हमारे रूबरू होंगे। अभी चीन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा हुआ है और फिर अगले हफ़्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाना है। मैं ज़रा इन मामलात पर बात करूँगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत का दौरा करके वापस चले गए। अभी अगले हफ़्ते शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास है चीन में, वहाँ पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद होंगे। हम इस हवाले से बात करते हैं। और चीन में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर हिज़ एक्सेलेंसी खलील हाशमी साहब इस वक्त हमारे रूबरू में। बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई 6 से 10 मई तक, चीन का किरदार बिल्कुल हमारे सामने था और पूरी पाकिस्तानी क़यादत ने उनका शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान का साथ देने का। ये जो दौरा हुआ अभी वांग यी साहब का, इसमें क्या नया था इस बार? मैं समझता हूँ कि इसकी एक लिहाज से जिस तरफ आपने इशारा किया, टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट थी। नई चीज़ इसकी टाइमिंग और तनाजुर। तो टाइमिंग इस लिहाज से कि ये मई के बाद बिलमुशाफा मुलाकात हुई, पहला था ये, पहला इंटरेक्शन पाकिस्तान में। जी जी जी। वैसे तो डार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे। डार साहब को मेरा ख्याल है कि वो इस सिलसिले में यूनिक हैं कि सबसे ज़्यादा किसी फॉरेन मिनिस्टर ने अगर वांग यी साहब से मुलाकातें की हैं तो वो डार साहब ने इस साल की हैं। इस साल, एक साल में कोई ये 6ठी दफ़ा मुलाकात। अच्छा जी, इतना फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हुआ है। तो लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पहला था और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई सारे मामलात के ऊपर। तो ये प्राइमरीली तो डार साहब और उनके वांग यी साहब, उनके दरमियान ये था। फिर मुलाकातें हुई, आपके इल्म में है वज़ीर आज़म साहब से। आपने खित्ते की बात की, तो जब वो इंडिया में थे तो चीन की तरफ से बयान आया कि इंडिया हमें दुश्मन नहीं शराकतदार समझे। यहाँ पाकिस्तान में एक इम्प्रेशन ज़रूर पैदा हुआ कि चीन अब शराकतदार के तौर पर भारत पर जोर देगा कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सपोर्ट रोके, BLA मजीद ब्रिगेड की फंडिंग रोके। लेकिन आज ही भारतीय वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर साहब ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी बैरूनी मुल्क का अमल दखल, सालसी या जो भी कहा जाए, कबूल नहीं है। उल्टा वो तो सदर ट्रंप पर भी तनकीद कर रहे थे डॉक्टर जयशंकर जी। ये दुरुस्त है, हिंदुस्तान की ये बहुत पुरानी पोजीशन है। ये अलहदा बात है कि दुनिया उनसे इत्तफाक करे या ना करे, लेकिन हिंदुस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो अभी मई में जो मामलात हुए, तो ये सारी दुनिया को पता है हिंदुस्तान की हुकूमत जो मर्ज़ी कहती रहे। ट्रंप साहब 30 से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। चीन ने बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, और मैं समझता हूँ तामीरी किरदार अदा किया, दोनों तरफ कम्युनिकेशन रखी, दोनों तरफ के साथ। और चीन एक बड़ी ताकत है जो, और इस खित्ते में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों उसके हमसाए भी हैं। तो चीन जो है बड़ी ताकत को होते हुए उनका एक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि दो ऐसे ममालिक जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, बहुत बड़ी, जी, बहुत बड़े आबादियां हैं और बहुत सारा उनके डेवलपमेंट डेफिसिट है। अभी बहुत काम बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने वाली हैं। तो यहाँ पे जो तनाव या जो जंग बाकायदा, जी, तो वो बढ़ भी सकती है, वो बढ़ भी सकती है और बहुत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है, और जिसके असरात फिर इन दो मुल्कों तक महदूद नहीं होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो भी मामलात हैं, ये सियासी मामलात हैं, उनके अंदरूनी मामलात से उनका ताल्लुक़ है। तो लेकिन दुनिया को पता है
किसने क्या रोल प्ले किया है और किसने किसको। वैसे डॉक्टर जयशंकर साहब इतना तो मान गए आज कि हाँ फ़ोन कॉल्स आई थी, लेकिन आपने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी पाकिस्तान में मिनरल्स के हवाले से बात कर गए मुतअद्दिद बार। चीन भी पाकिस्तान में मिनरल डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन के हवाले से बड़ा दिलचस्पी रखता है। तो ये फरमाइए कि कहीं फिर ये मिनरल की वजह से पाकिस्तान फिर कोई बैटल ग्राउंड तो नहीं बनेगा? आप तो बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का सेकंड फेज़ करने जा रहे हैं, क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट का मिनरल सेक्टर में या अदर सेक्टर्स में? 2-3 बातें हैं इसमें, तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात हैं जिनको आप माइंस और मिनरल्स की बात कर रहे हैं, मिनरल्स हैं जी, मिनरल्स हैं और उनको माइनिंग के ज़रिए निकाला जा सकता है। तो उसके बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं। एक चीज़ जो तय है या जिसके ऊपर इत्तफाक है कि वो सिग्निफिकेंट है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ठीक है, अच्छा ये एक बात है। लेकिन उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चाहिए। तो हम ये उसको टैप कर रहे हैं कि जिस मुल्क में या जिस खित्ते में ये टेक्नोलॉजी, कैपिटल, फाइनेंस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मौजूद हैं उनको हम हार्नेस करें। ये बात तय है। अभी भी आप माजी में भी देखें तो हमने चीन हम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है माइंस एंड मिनरल्स में। तकरीबन 25 साल से ज़्यादा ऐसा अरसा है कि चीनियों ने वो सोने के ज़खायर हों, तांबा हो या दूसरे रेको देखा है पुराने, वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ चीनी नहीं है, उसमें बैरिक गोल्ड या दूसरी कनेडियन फर्म्स भी मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है हमारी जो अप्रोच है वो वही है, उसी की कंटिन्यूएशन है कि जिसमें जहाँ ये मामलात जो जिन ममालिक के पास या जिन कॉरपोरेशंस के पास, बेशक वो चीनी हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो बेहतर और बेस्ट डील है वो होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई तनाव आएगा या जियो पॉलिटिक्स के फैक्टर्स आएंगे, वो अपनी जगह चीज़ें हो सकती हैं मामलात। हमने तो ये देखना है कि हमारे मफाद में क्या चीज़ है, exactly. तो हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। और उसमें मैं चूँकि चीन के बारे में बात कर सकता हूँ कि मैं वहाँ तय उस पर मैं फिर आपको जब आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा इस सिलसिले में हम स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं। बिज़नेस टू बिज़नेस जो आप प्रमोशन कर रहे हैं वो क्या चीज़ है? अब तो सेकंड फेज़ आ रहा है ना जी। हमने आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बड़े दरीना है, गहरे हैं, और ये ताल्लुकात उसमें बहुत ज़्यादा जो फुटप्रिंट है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का ज़्यादा है। जी हाँ। हमने कोशिश की है पिछले 1.5-2 साल में, कि उससे पहले भी कोशिश हुई है, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर, और उसको मैं आपको इलस्ट्रेट करके बताता हूँ कि कैसे हमने कोशिश की है कि इसके अंदर B2B और P2P, B2B बिज़नेस टू बिज़नेस और पीपल टू पीपल, दोनों में उसको मज़ीद बढ़ाया जाए, फ़रोग़ दिया जाए। और उसके सिलसिले में हमने जो स्पेसिफ़िकली जो काम किए, पिछले साल प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए थे तो शेंजन में हमने कॉन्फ्रेंस की थी, B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। तो 105 पाकिस्तानी कंपनियां, हमने 21 सेक्टर्स जिनकी निशानदही की हुई है कि पाकिस्तान के लिए इन 21 सेक्टर्स में हमने चीनी कंपनियों के साथ मिल के उनके साथ जॉइंट वेंचर्स करनी है, पाकिस्तान में प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है। तो 105 पाकिस्तानी कंपनियां और 250 चीनी कंपनियां, उनके साथ एक दिन में हमने 1000 B2B मीटिंग्स कराई। उससे 30 MOU निकले, 17 MOU जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और उनकी मालियत $150 मिलियन से ज़्यादा है। तो 1-1.5 साल में हमने तकरीबन 165 MOU साइन किए हैं। उनमें से 24% के करीब जो है वो MOU से कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा इख्तियार उन्होंने किया है, और इसकी तकरीबन कुल मालियत $1.2 बिलियन बनती है, जिसमें $365 मिलियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का शक्ल इख्तियार कर है। बाकियों में जो MOUs हैं, हर एक MOU को हम ट्रैक कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 50% वो MOUs हैं जो नियर मेच्योरिटी हैं, 80-90% से ज़्यादा। तो ये जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस है, इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर फिर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो हम 9 सेक्टर्स के अंदर, उसमें सब सेक्टर्स को मिलाएं तो तकरीबन 40 सेक्टर्स बनते हैं। एग्रीकल्चर है, उसके अंदर माइंस, मिनरल्स भी हैं, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर पैनल, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसी तरह उसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिनटेक, इस तरह के शोबे हैं। इस दफ़ा उसका स्केल बहुत बड़ा है,
500 से ज़्यादा इस वक्त चीनी कंपनियां हैं जिनको हम 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनी के साथ अच्छा। मैच मेक कर रहे हैं। इनके हमने ओरिएंटेशन सेशंस किए हैं। अच्छा। इनको हमने इस वक्त इन्वेस्टमेंट पिच बुक्स बना के दी सेक्टोरली कि उसके अंदर हम पाकिस्तान पॉलिसी के तौर पे क्या ऑफ़र कर रहा है, यहाँ पे हमारे क्या एडवांटेजेस है और चीनी इन्वेस्टरों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में। तो बड़ी इसके अंदर जो है मुझे बड़ी खुशी है कि हमने ये इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको सपोर्ट किया और अब ये होल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट के तहत SIFC, BOI, लाइन मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलके तो हमारी तैयारी इस वक्त आखिरी मराहिल में है। तो इंशाल्लाह 4 सितंबर को बीजिंग में हम एक बहुत बड़ी जो है ये 2nd एडिशन ऑफ पाकिस्तान चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसमें बड़े मुस्बित किस्म के हमारे पास इशारे हैं। वो उस दिन अनाउंसमेंट्स होंगी। एक झलक बता सकता हूँ आपको कि 30 के करीब जो जॉइंट वेंचर्स हैं, अच्छा, एग्रीमेंट्स वो तैयार हैं जो सिग्नेचर्स के लिए और तकरीबन कोई 60 से 70 के करीब MOUs हैं। अभी उनके ऊपर बातचीत हो रही है क्योंकि हम उनकी अभी ऑलरेडी हमने पाकिस्तानी कंपनी और चीनी कंपनियों की ऑनलाइन B2B प्री मीटिंग करानी शुरू कर दी है ताकि वहाँ पहुँचे तो सारी तैयारी हो और बजाय कि इससे कि वो एक दूसरे को जानने के लिए जो टाइम उन्होंने लगाना वो हमने पहले ही कर लिया हुआ है। तो वहाँ आके या तो वो अनाउंसमेंट्स करें या फिर वो कुछ साइट विज़िट कर लें, थोड़ी सी मुलाकात कर लें। तो ये एक नई चीज़ जो है वो हम करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसके बड़े अच्छे नताइज होंगे। हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नताइज आएंगे क्योंकि चाइना पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी ताल्लुकात की जाइए। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर खलील हाशमी साहब, आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।